सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 31 दिनांक 14 सितंबर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने जैव प्रक्रम पाठ को पूरा कर लिया है और आज उससे आधारित कुछ प्रश्नों उत्तरों को हम जो है अपेक्षित प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर्स, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और जो है दीर्घ उत्तरीय। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पिछली जितनी भी हमारी वर्कशीट्स आई हैं एक हफ्ते से पहले, उन सबको एक बार ज़रूर देखें और आपको ये सारे उत्तर और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिकांग में होता है वह क्या है? तो हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण पादप में होता है और कोशिकांग का नाम क्या था उसका, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी। तो इसका उत्तर आएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है? अब ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? आपके अग्नाशय से, अमाशय के पीछे जो होता है, जिसको कि पेंक्रियाज हम कहते हैं। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है आपके छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत के अंदर जो है आपके प्रोटीन, जहाँ पर भी ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये जितने भी हैं ये सब आपके प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पूर्णतः जो है तोड़ने में, जटिल से जो है उसमें सामान्य रूप में लाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम जो है आपके क्षुद्रांत में कार्य करता है, अग्नाशय से निकलता है। ठीक है। उसके बाद जो है श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है? तो श्वसन क्रिया के अंदर एटीपी जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा था, और इसके बनने की प्रक्रिया आपको अगर ध्यान हो तो उसमें हमने जो है आपके श्वसन तंत्र के अंदर बात करी थी कि जो है एटीपी, श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है। तो आपको अगर ध्यान हो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि आपका जो है एटीपी और एडीपी जो होता है और साथ में फॉस्फेट जो होती हैं उसमें, ये दोनों आपस में जो आपके खाने से ऊर्जा मिलती है उससे जुड़ जाएंगी और एटीपी का निर्माण हो जाता है, क्योंकि एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है संचय करके रखी जाती है। अवायवीय श्वसन होता है किस किस के अंदर? ईस्ट में, जीवाणु में, मानव मांसपेशियों में या सभी में? तो ये इसमें उपयुक्त सभी में आएगा। उत्सर्जनी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? पिछली वर्कशीट में ही आया था। तो इसके अंदर जो है नेफ्रॉन आपका उत्तर होगा। रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक रहती हैं, तो लाल रक्त, श्वेत रक्त या प्लेटलेट्स? तो इसमें आपका उत्तर आएगा प्लेटलेट्स। अब जो है लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ के लिखना आपने प्लाज्मा के समान है, लेकिन यह रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन है। ठीक है, इसमें वो लिखा जाएगा लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है, लेकिन यह रंगहीन है, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन है। ठीक है। उसके बाद में यदि किसी पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा? अब जाइलम उत्तक क्या काम कर रहे थे आपको ध्यान हो तो, ये पौधों के अंदर जो है जल और साथ में कुछ जो है लवणों को आपके पौधों के अंदर जड़ों के द्वारा अवशोषित करके ऊपर पत्तियों तक पहुंचा रहे थे। तो अगर जाइलम नहीं होगा तो ये कार्य नहीं होगा, तो पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन कैसे बनाएगा? कहने का मतलब क्या है, पौधा जीवित नहीं रह सकता। 9वां प्रश्न है, वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लाती है। यहाँ पे आपको अगर ध्यान हो तो हमारी जो दो, जैसे धमनी और शिरा का क्या कार्य होता है कि जो धमनियाँ होती हैं वो साफ खून को लेके जाती हैं और शिरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को, लेकिन यहाँ पे इनका कार्य उल्टा हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि फुफ्फुस शिरा वो चीज़ जो है रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लेके आती है, क्योंकि जो है, नहीं मैंने उल्टा बता दिया, फेफड़ों से, हाँ ठीक है, फेफड़ों से हृदय तक साफ खून को लेके आती है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं और गैसीय विनिमय में इन रंध्रों द्वारा होता है। तो हमें बताना है कि ये सही है कि नहीं दोनों, या पहला जो है दूसरे की सही अभिकथन की व्याख्या करता है कि नहीं। तो क्योंकि रंध्र जो है पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र है, सही बात है, और ये गैस के विनिमय में तो पहला ही आएगा, दोनों सही हैं और अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने से कुछ समय पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है?
तो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब भी आप जो है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, ब्रेड हो, जब उनको खाते हैं तो कुछ समय बाद आपको मीठा इसलिए लगता है कि उसके अंदर जो है शर्करा की जो मात्रा है, धीरे धीरे हमारे मुंह के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेस। ये एंजाइम जो है जितना हम चबाएंगे उतना ही भोजन आपको मीठा लगने लग जाएगा, जिसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अमाइलेस एंजाइम क्या करता है कि जो जटिल शर्करा थी आपके खाने के अंदर, ब्रेड के अंदर या रोटी के अंदर, उसको तोड़कर उसने जो है सामान्य शर्करा में बदल दिया, जिसको कि इंग्लिश में डाइसैकेराइड कहते हैं। तो इसलिए जो है आपको वो मीठा लगने लगता है। मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और इसके क्या कार्य हैं? तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। इसका कार्य क्या है, तो इसमें हमें 2 कार्य लिखने हैं। तो इसमें जो 2 कार्य हैं, सबसे पहले तो यकृत जो है वो अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको जो है इकट्ठा करके रखता है, स्टोर करके रखता है, जब हमें ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये आपके जो है बाइल रस, ठीक है ना, इसमें जो है उसको देता है, जो कि आपके 2 कार्य कर रहा है। जो खाना आ रहा है उसको अम्लीय से वापस क्षारीय बनाने में मदद करता है, और जो आपके वसा के जो बड़े कण हैं उनको तोड़कर छोटे कणों में तब्दील कर देता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं की सूची, ये आपका वर्कशीट में बड़ी अच्छी तरह से आया था, ध्यान हो तो आपको, कि सबसे पहले जो है 3 कार्य जो होने हैं उसके अंदर आपको बताना है। पहले जो है सबसे सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपका जो जल का अणु है उसको तोड़ा जाएगा, और तीसरे में जो है आपका रिडक्शन प्रोसेस होती है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल अणु तोड़ने के बाद हाइड्रोजन उससे जुड़ जाती है। तो तीनों पॉइंट आपने लिखने हैं इसके अंदर। चौथा प्रश्न है, दीर्घरोम के कार्य क्या है? दीर्घरोम आपकी शुद्धांत के अंदर जो भीति होती है उसमें जो है किस तरह से होता है, एक उंगलीनुमा आकार में। तो इस उंगलीनुमा आकार में क्या करता है, ये अवशोषण में मदद करता है। जो भी खाना हमने खाया है उसको जो है अवशोषित करके अंगों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना, तो ये दीर्घरोम का कार्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि मरुरधि पौधों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं, व्याख्या कीजिए। पौधे कब और किस प्रकार जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जो आपके रेगिस्तान में जो पौधे हैं, क्योंकि दिन के समय में अगर उनके रंध्र खुले रहेंगे तो उनसे पानी का जो है अवशोषण बाहर निकल जाएगा, सूर्य के प्रकाश से पानी, जिसकी वजह से जो है वो मृत हो जाएंगे। तो उनके जो रंध्र है दिन के समय में बंद रहते हैं। तो फिर जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसमें प्रकाश की आवश्यकता होगी, तो वो कार्य दिन में ही हो सकता है। लेकिन उस कार्य के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए रंध्र खुल नहीं सकते, तो यह कार्य रात्रि को होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रात्रि को अवशोषित कर लेते हैं रंध्रों के द्वारा, रंध्र जब रात को खुलते हैं, और इसको जो है वो एक अम्ल के रूप में, मैलिक अम्ल बोला जाता है इसको, इसके रूप में जो है ये इकट्ठा करके रख लेते हैं। और दिन के समय में जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगी तो इसको तोड़कर इसको इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार फ्लो चार्ट को पूरा करना है हमने। अमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ। अब यहाँ पर जो जठर ग्रंथियों की बात है, तो अगर आपको ध्यान हो 3 चीज़ें दे रखी हैं अमाशय के अंदर, आपके स्टमक के अंदर। एक आपको लिखना है HCl निकल रहा है, एक आपको लिखना है कि जो है म्यूकस, और एक आपको लिखना है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है ना, और इसके कार्य क्या थे? HCl क्या कार्य कर रहा था? HCl जो है आपका जो भी खाना आ रहा है उसमें जितने भी आपके जीव जंतु हैं, जो सूक्ष्म जीवी हैं, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको ख़त्म करने में सहायता करता है। और दूसरा जो पेप्सिन एंजाइम है इसको जो है एक्टिवेट करता है। म्यूकस ग्रंथि जो क्या करती है, आपके जो अमाशय की भीतरी जो दीवार है उसको ढक लेती है, जिससे कि HCl से उसको कोई नुकसान ना हो। और पेप्सिन जो एंजाइम है वो क्या कार्य करता है, वो आपके खाने के अंदर जो प्रोटीन है उनको पाचन क्रिया में मदद करता है। 7वां प्रश्न है, मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? डबल सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं। तो दोहरा परिसंचरण जो है इसलिए कहा जाता है, अगर आपने मानव परिसंचरण तंत्र को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे 2 साइकिल चल रही हैं। एक साइकिल चल रही है हमारी जो है हृदय और फेफड़ों के बीच में, और एक साइकिल चल रही है हमारे हृदय और बाकी अंगों के बीच में।
तो इन दोनों साइकिलों को मिलाकर जो है मानव में दोहरा परिसंचरण कहा जाता है, क्योंकि जो है कहीं पर भी हमारा रक्त जो है अपनी जो है इन धमनियों से या शिराओं से बाहर नहीं आता, लेकिन जो है एक तरफ आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है जा रहा है और एक तरफ आपका हृदय से जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। तो इस कारण से इसको दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि दो साइकिल जो है, एक आपके हृदय और फेफड़ों के बीच में और एक साइकिल आपके हृदय और बाकी शरीर के अंगों के बीच में, तो इन दोनों को मिला के इसको दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, धमनी और शिरा में विभेद कीजिए। अब धमनी और शिरा में विभेद, बहुत सारे हमने विभेद पहले पढ़े थे। धमनी जो है साफ खून को लेके जाती है, शिरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या गंदा खून जिसको हम कहते हैं। धमनी जो है आपके शरीर में जो है बहुत अंदर तक रहती हैं, शिरा जो है आपको ऊपर से नज़र आ जाती हैं। धमनियों का रंग जो है लगभग जो है गुलाबी कहा जाता है, शिराओं का रंग जो है हरा कहा जाता है। धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, शिराओं के अंदर जो है आपके वैल्व होते हैं, धमनी के अंदर नहीं होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हमने पढ़े थे, आप कोई भी लिख सकते हो। पदार्थों के ऊपरमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है, इसको हमने पढ़ा था। आपको ध्यान हो कि जब जल को जड़ों से ऊपर तक आना है तो वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है वो क्या करती है, जब रंध्र खुलेंगे तो उससे पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा, जिसके कारण जो है खाली जगह बन जाएगी और उस खाली जगह को लेने के लिए पानी जड़ों से ऊपर की तरफ भागता है। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन जो है इसमें सहायक होता है। मानव वक में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। अब इसके अंदर जो है आपको वक्राणुओं का जो एक चित्र था पिछली जो वर्कशीट में हमने बनाया था, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा बताना है कि किस तरह से बोमन संपुट के अंदर जो है आपका सबसे पहले जो धमनी जो है वहाँ पे खून लेके पूरा खून में से जितनी भी चीज़ें हैं अवशोषित होकर बोमन पुट में चली जाती हैं और वहाँ से फिर वो निकलकर जो जो आपके लाभदायक चीज़ें वो वापस अवशोषित कर ली जाती हैं और जो आपकी हानिकारक चीज़ें हैं जिसमें चाहे यूरिया हो या नाइट्रोजन युक्त चीज़ें हो वो सब धीरे धीरे निकलकर मूत्राशय में पहुंच जाती है और मूत्राशय से फिर जो है वो बाहर फेंक दी जाती है। तो इसमें जो पिछली वर्कशीट में था ये सारा। दीर्घकालिक में ज़्यादातर आपके जो हैं जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपको चित्र वाले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मानव हृदय के व्यवस्थात्मक काट दृश्य का चित्र बनाना है आपको, उसको कट करके जो है हाफ सीधा का सीधा, जिसमें आपको फुफ्फुस, धमनी, बायां लिंद, महाशिरा ये सब दिखाने हैं। और दूसरा है, मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव में रुधिर परिसंचरण से भिन्न होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका जो है उत्तर, मछलियों के अंदर जो है, हमारे अंदर जो है 4 कक्षीय या 4 कोशीय कक्षीय जो है हृदय होता है, जबकि मछलियों के अंदर द्विय होता है। मछलियों में क्या होता है, सिर्फ जो गंदा खून है वो ही जो है आपका इसके अंदर हृदय के अंदर आता है। साफ होने के बाद जब वो पूरा का पूरा जो है सीधा आपके अंगों में पहुंच जाता है। तो इसलिए जो है आपको बताना है कि मछलियों के अंदर जो है परिसंचरण मानव दूरी से इस तरह भिन्न है। दूसरा प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है, जो पिछले में हमने पढ़ा था। उसके बाद प्रत्येक नामांकित का कार्य भी बताना है, ये भी आप आराम से लिख सकते हो। तीसरा है, जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दरों में अंतर क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जलीय जीवों के अंदर जो है सांस लेना अधिक गति से इसलिए होता है कि जलीय जीवों को जो ऑक्सीजन की मात्रा पानी के अंदर होती है वो स्थलीय जीवों से काफ़ी हद तक कम होती है। तो अधिक उनको गति से सांस लेने से फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें, जबकि हमारे यहाँ पे वातावरण में 21% के आसपास ऑक्सीजन होती है। तो हम अगर आराम से भी सांस लेंगे तो फिर तो भी हमें जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए वो हमारे शरीर को मिल जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जलीय जीवों के अंदर, जल के अंदर क्योंकि घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा स्थल के मुकाबले काफ़ी मात्रा में कम होती है, इस कारण से जो है उनको सांस अधिक गति से लेना पड़ता है। तो ये सारे प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो, पिछला कोई भी आप अपना वीडियो देख सकते हैं।